नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जैसे कि आज शेयर बाजार या जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर सभी के लिए अच्छी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों को 90 दिन के लिए राहत दे दिया है। बस एक देश को छोड़ दिया है जिसने उसको रिपीट में जवाब दिया है। अब थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो टैरिफ वाली समस्या है, ये अमेरिका की जन्मजात समस्या है या ये किसी किसी को सनक उठती है। देखो क्या है कि अगर हम बात करें कि ये टैरिफ वाली जो समस्या है ना, वो इनको हर 100 साल में किसी न किसी को याद आ जाती है। एक तुम्हारा हुबर राष्ट्रपति हुआ करते थे 1930 में, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो विश्व वैश्विक मंदी आई थी ना 1930 में। आज उसके पीछे चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक हुबर राष्ट्रपति थे 1930 की बात आ रहा हूँ, जब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। उस विश्व युद्ध में जिसको आदमी को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया, वो माना गया जर्मनी को। और बोला गया कि जर्मनी के कारण जो है सबसे बड़ा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वो जर्मनी के कारण हुआ। तो इसलिए जर्मनी को दोषी ठहरा दिया। तो कहीं ना कहीं यूरोप तो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो अमेरिका ने एक प्लान निकाला कि जो यूरोप के जो हमारा कृषि पदार्थ है ना, जो कृषि प्रोडक्ट है ना, वे अमेरिका में आके जो बिक रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं यूरोप में पैसा जा रहा है। तो उसे रोकने के लिए उन्होंने एक टैरिफ लागू कर दिया 20% का। उसे यूनाइटेड स्टेट टैरिफ के नाम से घोषित किया गया। एक राष्ट्रपति ने बोला कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं जो है बाहर से आने वाले हर वस्तु पर टैरिफ लगा दूँगा। तो वो जीत गया। जीतने के बाद में वो राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने लगा दिया सब पे टैरिफ। 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, वो एक टैरिफ की समस्या के कारण ही आया था। उसको भी टैरिफ की सनक उठी थी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को है। ठीक है, उसने क्या सबको टैरिफ लगा, सब पे टैरिफ लगा दी। तो हुआ क्या, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गए। जिनके पास में अधिक पैसा था वही कर खरीद पा रहे थे, नहीं तो और कोई खरीद भी नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे कि या तो वस्तु थी नहीं, और थी तो वो इतने दामों में थी कि उसे खरीद पाना असंभव सा हो गया था। तो फिर 1929 से 1933 के बीच में जो उनकी टोटल जीडीपी है ना, वो 30% से गिर गई थी। मतलब अगर उनके टोटल जो प्रोडक्टों की बात करें ना, तो 60% से कीमत घट गई थी। 65% से उसके बाद भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। काय के कारण, ये टैरिफ के कारण। टैरिफ के कारण आने वाली वस्तु इतनी महंगी हो गई थी कि आदमी खरीद नहीं पा रहा था। इसी चलते गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और भुखमरी बढ़ गई। तो इस चीज़ से उबरने के लिए फिर वो एक चुनाव हुआ 1932 में। 1932 में एक राष्ट्रपति नया चुना गया। उस राष्ट्रपति ने आने के बाद जो रेसिप्रोकल टैरिफ था ना, इसे ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद उन्होंने बोला कि जो एक न्यूनतम टैरिफ है वही लगेगा, इससे ज़्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। क्योंकि आम जनता के ऊपर आप टैरिफ क्या है, अल्टीमेटली टैक्स है। कोई वस्तु अगर हमें सस्ती आ रही है 10 रुपये की, आप बोल रहे हैं कि 10 इस पर मैं और लूँगा, तो 20 होगी। तो जो कंपनियाँ होती हैं ना, जो उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं रिटेल में, वो अपनी जेब से थोड़ी देंगी उसे। वो सीधी सी बात है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कर देंगे 21 रुपये। 10 का वो आ रहा था, 10 लग गया सरकार का टैक्स, 1 रुपया उनका मार्जिन हो गया, 21 रुपये में वो मार्केट में बेचेगी। तो सीधी सी बात है। कभी भी आज की भी सभी का ये फंडा है, जैसे GST है या मतलब कोई और टैक्स लगा हुआ है, तो सब वो टैक्स हम ही देते हैं और कहीं तेल तिलों में से निकलेगा, बाहर से कहीं से नहीं आने वाला। अगर 10% की जगह 12% का कोई टैक्स कर दिया तो सोचे कि यार वो तो कंपनियां देंगी। कंपनी नहीं देगी, वो देगा आम आदमी, और जाएगा आम आदमी की जेब से ही इनडायरेक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट जो बड़ी कंपनी है वो खरीदती है, उसे सपोज करो 100 रुपये का सामान है, उस पर 18% की GST लग के 118 का पड़ा, तो वो जो मार्केट में बेचेगा वो 125 का बेचेगा। ठीक है, तो वो गया आम जनता की जेब से। उसने 7 रुपये का अपना मार्जिन रखे, 18% सरकार का हो गया, 100 रुपये उसकी कॉस्ट है। सेम इसी तरह से कंडीशन हुई। तो 20% से ज़्यादा तो बैंक कोलैप्स मार गए थे अमेरिका के। एक्चुअल में क्या है, जब गरीबी हुई, भुखमरी हुई, बेरोजगारी हुई, तो लोगों के सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं बचा। सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं बचा तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, वो भारत की इकोनॉमी के जैसे नहीं है कि हम लोग 1 साल का गेहूँ उठा कर रख लेते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे चलने वाली इकोनॉमी है। मतलब अगर 5 तारीख को तनख्वाह आती है ना, तो उनका जो 1 तारीख में फुल पैसा ख़त्म हो जाता है। वो 5 दिन जो है ना, क्रेडिट पे चलने वाले लोग हैं, जो तो पूरा का पूरा क्रेडिट पे चलते हैं। आज से नहीं, उनकी पहली इकोनॉमी में ऐसे ही सिखाया जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा वो अलग फिलोसफी है। हम लोग 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 20 रुपया बचा के रखते हैं। ऐसा हमारे बुजुर्ग जो पुराने हैं वो भी बताते हैं। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा है। अगर 100 कमाओ तो 120 रुपया खर्च करो, 20 और क्रेडिट ले लो। अमेरिका में ऐसा है, जिसके लिए वैश्विक मंदी आई। वैश्विक मंदी किस लिए, टैरिफ
की कलेश के कारण ही आई थी। उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया था 1929 से 1930 के बीच में, जो गहर मंदी आई थी, शेयर मार्केट 80% से ज़्यादा कोलैप्स कर गया था। 1934 में दूसरे राष्ट्रपति आए, उन्होंने टैरिफ वाली समस्या ख़त्म करी, फिर जाकर कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है पटड़ी पाई है। देखो, सबसे पहली बात है चाइना की। अब अगर चाइना पे 125% का अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ना, तो चाइना के पास अभी एक चीज़ ऐसी बची है अमेरिका की, वो दुखती नस है। कौन सी दुखती नस है साथियों? 760 बिलियन डॉलर के जो अमेरिका के सरकारी बॉन्ड है ना, वो भी चाइना के पास में है। तो ऐसा देखो, अगर कोई आदमी किसी को आंख दिखा रहा है तो उसके पीछे का कोई वजह होती है, ठीक है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, हालांकि उसको थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं 75 देश ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर कोई रिवर्स में कार्रवाई नहीं करी, इसलिए मैं उन पर 90 दिन की छूट दे रहा हूँ, नेगोशिएशन की एक जगह छोड़ रहा हूँ। इन 90 दिनों में हम नेगोशिएशन करेंगे कि भाई कहाँ किन प्रोडक्टों पर हम आपको छूट दे सकते हैं और किन प्रोडक्टों पर आप हमें छूट दे सकते हो, तो जिससे दोनों के दोनों टेबल पर आ जाएंगे। देखो, मैं पहले भी बोला था कि भारत ने ना तो कोई रिवर्स में कोई जवाब दिया और ना ही उनको कुछ। देखो, ये चीज़ें जो जियो पॉलिटिक्स में जो समझता है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे भारत है, उनने भारत को बोला मैं इतने % टैरिफ लगाऊंगा, बोला तो उनने सभी कंट्रियों को, पर एक्चुअली वो देखना चाह रहा था कि मेरे को आंख दिखाने वाला अभी इस दुनिया में कौन है। अमेरिका इस चीज़ को अपने से देखना चाह रहा था कि मेरे को आंख दिखाने वाला भी है कौन, तो उन्होंने सब पे टैरिफ लगाया और साथ में एक चेतावनी भी दी, अगर किसी ने भी इस टैरिफ के ऊपर कार्रवाई की तो उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। भाई जो देश है ना, 195 देश हैं पूरे वर्ल्ड में, 195 देशों में उसने सभी देशों पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाया। पेंगुइन वाले पे भी लगा दिया जो कुछ बेचता ही नहीं, उसका दिमाग चल रहा था कि अगर यहाँ पेंगुइन वाले पे चाइना ने अपनी फैक्ट्री डाल दी, यहाँ से मुझे प्रोडक्ट बेच लिए तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। तो उसका सीधा कहना ये था कि मैंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया, आई एम सुपरमैन, इंक्लूड तुम्हारा यूरोपियन यूनियन, जो कि उनके बिल्कुल खासम खास थे। उनके पड़ोसियों की तो बात ही नहीं कर रहे कि उनके पड़ोसी तो ऐसे कि मैं धक मार के साइड कर दो। तुम्हारा मैक्सिको, एक कनाडा, वो तो अगर कहीं धमका दें तो वो कहीं कुछ नहीं लग रहे, वो तो सरेंडर हो जाएगा। उनने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया ये जानने के लिए कि मैं जो आदेश देता हूँ उस आदेश के लिए आँख कौन दिखाता है। और उसका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना, उनमें से एक चाइना है। चाइना और अमेरिका की $800 बिलियन की डील है, जो $800 बिलियन का व्यापार करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है अमेरिका को। तो अमेरिका ने टैरिफ इसी वजह से लगाया था कि भाई जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। चाइना ने जैसे ही 10% का एक फेंटालिन दवाई चाइना बेचता है तो उसका नशा करके अमेरिका के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो उसके लिए 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया था अमेरिका ने। बीमारी वहाँ से चालू हुई, उनने बोला 10 का मैं भी लगाऊंगा, फिर उनने 20 लगाया, उनने बोला मैं भी 20 लगाऊंगा, उनने बोला मैं 34 लगाऊंगा, उनने बोला मैं भी 34 लगाऊंगा, उनने बोला मैं 50% लगाऊंगा, उनने बोला मैं 84% लगाऊंगा, उनने बोला मैं 104% का टैरिफ ठोक दिया, बोला मैं 184, बोले मैं 125% का टैरिफ ठोक दिया। अब ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई है दोनों के बीच की, अमेरिका की और चाइना की। अब बाकी का देश कहीं नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि ना तो उन लोगों ने इसके ऊपर कोई रिवर्स में टैरिफ लगाया अमेरिका पे, और ना ही अमेरिका के जो आदेश की अवहेलना ना की। मतलब अमेरिका को ऐसा लगता है कि भाई वो पूरे विश्व का सुपर पावर आदमी है। भाई सीधी सी बात है, 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भाई ये देखो ना, हमसे 10 से 11 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी लेके ट्रेड कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका में इतिहास की सबसे बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है कल। अगर जो उसका डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000, इन सब की बात करें तो मतलब, या तो मैं पहले भी बोल रहा था कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ना बहुत जल्दी इससे पीछे कदम ले लेंगे, तो उस जो देखना था वो देख चुका। उसे कहीं ना कहीं जो टक्कर देने के लिए कोई खड़ा है, वो खड़ा है तुम्हारा चाइना, और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई अमेरिका को आंख दिखाए। क्योंकि अमेरिका जाना इसलिए जाता है, जब भी कहीं कोई बात होती है तो अमेरिका सरपंच बन के आ जाता है, बोले मैं सरपंच। जैसे घर का बड़ा ताऊ होता है ना, कहीं झगड़ा होता है तो ताऊ को बुला लिया जाता है, बोले ताऊ यहाँ झगड़ा हो रहा, आ जाओ हमारा फैसला कर दो। तो वो भड़का ताऊ है, मतलब पूरे विश्व का दरोगा माना जाता है। और पूरे विश्व का दरोगा अमेरिका को क्यों माना जाता है? क्योंकि कहीं भी झगड़ा होता है ना, तो सबसे पहले अमेरिका ही बीच में कूदता है। तुम्हारा इजराइल है, कोई जवाब नहीं दिया। भारत है, कोई जवाब नहीं दिया। जिस जिस देशों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और उससे नेगोशिएशन की बात करी, वो उन्हीं देशों को उसने छूट दे दी है ना। लगभग 75 देशों को दिए। इसमें जाहिर सी बात है कि भारत को भी मिली है। और भारत के वे पिटे हुए सेक्टर हैं, जिन सेक्टरों को मतलब कोई पूछ नहीं रहा था,
कोडी के भाव, मेटल, फार्मा, तुम्हारा आईटी, अब वे रॉकेट हो जाएंगे। क्यों? 90 दिन के लिए उसने नेगोशिएशन का टाइम दिया ना कि भाई 90 दिन तक अपन बैठ कर बात कर लेंगे, क्या हो सकता है। चाइना की एक हुआवे कंपनी है, हुआवे वही कंपनी है जो 5G के लिए सबसे पहले उजागर किया था हुआवे ने। अब हुआ क्या है कि हुआवे कंपनी ने एक 35,000 जो इंजीनियर है ना उनके लिए एक रिसर्च सेंटर अलग से डेवलप किया है। अगर इस रिसर्च सेंटर की बात करें तो जो गूगल का रिसर्च सेंटर है कैलिफोर्निया अमेरिका में, उससे भी बड़ा है ये। उसे देख के अमेरिका के कहीं ना कहीं तिल मिला गया फिर से। क्यों तिल मिला गया? क्योंकि जो अगर बात करें अकेले हुआवे की, तो हुआवे ही कंपनी ऐसी है जिसने एप्पल के फ़ोनों की जो प्रोडक्शन है ना उसको बीट कर दिया है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर जो हम यूट्यूब देखते हैं वो यूट्यूब नहीं चलता, मतलब फेसबुक नहीं चलता, मेटा नहीं चलता, व्हाट्सअप नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना के अंदर बैन है। इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं आँख दिखा देता है किसी चीज़ को लेकर के। अब अपना खुद का रिसर्च है उनकी हुआवे, इस टाइप की जो है ना खुद के काम है। अब देखने योग्य जो बात रहेगी ना वो ये रहेगी कल, क्योंकि आज जो है महाशिव तुम्हारा महावीर जयंती, तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज तो शेयर बाजार बंद है। कल जो है कल गैप अप ओपन होगी, पूरी मार्केट ओपन होगी। और ये जान लो कि जिनको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला था, जैसे फार्मास्यूटिकल है या इस तरह के जो शेयर है ना, वे शेयर तो रॉकेट हो जाएंगे, ये तो तय है। और जिन लोगों ने भी ये भरी गिरावट में माल खरीदा होगा वो भरा पैसा बनाएंगे। देखो सीधी सी बात है, आपको घबराना नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जब भी वेल्थ बनेगी ना, वेल्थ बनेगी लंबे समय से। मतलब आप सोचो कि यार वो तो आज ट्रंप ने ये बोल दिया, कल ये बोल दिया, आज यूक्रेन ने रूस पे ये बोल दिया, कल इजराइल ने हमास पे ये बोल दिया। लंबे समय में निफ्टी को ऊपर ही जाना है, ये आप तय है, मान लो। पहला डोज दे दिया है तुम्हारा संजय मल्होत्रा ने, जो आरबीआई के गवर्नर है। उन्होंने रेपो रेट में बदलाव कर दिया है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। रेट कट है मतलब कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है। दूसरा डोज हो गया तुम्हारे जो कंपनी के जो आंकड़े आएंगे ना, जो रिजल्ट सेशन आएगा, रिजल्ट सेशन पिछले बार से काफ़ी बेहतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पिछली बार हमारे रेट में बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए कंजप्शन कम हुआ था। कंजप्शन कम हुआ था तो इसका इफेक्ट देखने के लिए मिला था कंपनियों पे। कंपनी के रिजल्ट है ना वो म्यूटेड हो गए थे, खराब नहीं हुए थे, म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब ये रहता है अगर मैं पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ की सेल किया हूँ, तो इस बार मैंने 110 करोड़ की सेल अपने उस पर बैलेंस शीट पर दिखाई है, तो उसको क्या माना जाएगा? म्यूटेड, मतलब ना ऊपर ना नीचे, म्यूट है मतलब, ठीक है, न्यूट्रल सेल दिखाई। और अगर ये घट जाती है तो बाजार और भी ज़्यादा गिर जाता। हम ऑलरेडी पहले ही 26,000 से 22,000 पे डोल रहे हैं, हमको इतना बहुत बड़े रॉकेट पे नहीं है। लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 2028 तक मतलब जो हमारा निफ्टी है ना वो 30,000 के आसपास हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं आपको किसी भी कंपनी को खरीदने या बेचने की राय नहीं देता। जनरली मेरा सिंपल फंडा रहता है कि आप लोग ना कॉन्सेप्ट को समझो। तो वैश्विक मंदी क्यों आई थी? वैश्विक मंदी के पीछे सबसे बड़ा एक लॉजिक था ना, वो था तुम्हारा टैरिफ। और इन देशों को अमेरिका ने टैरिफ से रियायत क्यों दी है? उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भाई जिन देशों ने कोई रिटेलेटेड टेक्स नहीं किया उसको आँख नहीं दिखाई अमेरिका को। अमेरिका ने बोला ये 10 आदमी खड़े हैं, हाँ भाई तुम कल से मुझे 10 रुपये दोगे। अब जिस आदमी ने बोल दिया हाँ भैया ले लेना, मतलब कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी बोल रहा है मैं कैसे दे दूंगा 10 रुपये, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो अब वो नो को बोलेगा एक काम करो तुम 1 रुपया मत देना। अब ऐसे बात इससे होगी, तुम रहने दो, तुम जाओ। ऐसे काम अमेरिका ने कर दिया। टिट टू टेट वाली जो बात की है अमेरिका ने, वो कर दी है सीधी चाइना के साथ। सिंपल फंडा, आप किसी मॉनिटर हो किसी स्कूल के, है ना, अब आपने कोई नियम लागू कर दिया कि कल से इस गल्ले में हर आदमी 5 रुपये डालेगा। अब जो आदमी डाल रहा है हाँ भैया डाल देंगे, कब से डाल रहे? परसों से। तो अब जो आदमी बोला मैं 1 रुपया डालूंगा, कैसे डालूंगा? ऐसा डाल नहीं सकता। तो अब वो उन्हें छोड़ देगा, बोलो ठीक है जाओ तुम अपना नेगोशिएशन करके बात कर लो, बाकी अब इससे समझ लेते हैं अपन। अमेरिका यही चाह रहा था, अमेरिका सीधा से चाह रहा था कि भाई मैं ये देख लूँ कि इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड में ऐसा कौन प्राणी है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। वो निकल के आया चीन। और चीन को क्यों? क्योंकि चीन जो ना सबसे चीप रेंज में प्रोडक्ट बनाता है, दुनिया की इकोनॉमी को ख़राब कर देता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे सपोज करो चीन के प्रोडक्ट अमेरिका में जाने बंद हो गए, तो चीन क्या करता है सस्ती रेंज में और जो उसके आसपास के देश है ना उन देशों में माल को डंप करता है। और डंप करता है तो उन देशों की जो कंपनियाँ हैं, जैसा सपोज करो स्टील से रिलेटेड कंपनी समझ लो, चाइना की 100 टन चीन अगर अमेरिका जा रही थी, 100 टन स्टील अमेरिका जा रही थी और अमेरिका जानी होगी बंद। तो अब वो क्या करेगा, जो एशिया के जो उसके देश आजू बाजू के देश है ना उन देशों में सस्ती दर पे, जैसे स्टील भारत की अगर कोई स्टील है वो 40 रुपये किलो में तैयार हो रही है, तो वो क्या करेगा 28 या 30 रुपये